अभी भी नहीं किया। क्यों? अभी क्योंकि सबसे पहले हमला किसने किया, ये बात हम भूल ही गए कि अभी किया क्या था इजराइल जब पाबंदी है तो परमाणु हथियार क्यों बना रहा है ईरान? बना रहा है, लेकिन ईरान मना कर रहा है। IAEA जो है ना, जो इस चीज की बॉडी है, वो मना कर रही है कि वो हथियार नहीं बना रहे हैं। 3 साल तक तो बिल्कुल उनके पास क्षमता ही नहीं है। ये IAEA की लेटेस्ट रिपोर्ट है। तुलसी गाबार्ड साहिबा जो डायरेक्टर हैं इंटेलिजेंस की अमेरिका में, मार्च के महीने में उन्होंने ये कहा है कि ईरान के पास कोई क्षमता नहीं है, ना वो इस तरफ जा रहा है। और सबसे बड़ी गारंटी है इजराइल, पूरी दुनिया के पास आयतुल्लाह खमीनी साहब का फतवा ईरान को बनाने में मुझे नहीं लगता कि 2 दिन से ज्यादा कोई परमाणु बम लगेंगे। ये मेरा अपना विश्लेषण है। 2 दिन 48 घंटे से ज्यादा उन्हें कम से कम 100 के करीब वो हथियार एटॉमिक बना सकते हैं। लेकिन उनके सामने ये जो सबसे बड़ी रोक है वो फतवा है आयतुल्लाह खमीनी साहब का। उसके बाद उन्होंने आज तक भी किसी भी UN चार्टर का वायलेशन नहीं किया है। इजराइल ने कोई ऐसा UN चार्टर या UN की डायरेक्शन नहीं है जिसको फॉलो किया हो क्या। और अभी भी ईरान ने क्या कहा है, और जो सबसे अच्छी बात है जो कहनी चाहिए, इजराइल अपने एटॉमिक हथियार जैसे साउथ अमेरिका ने खत्म किए थे वैसे इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने, UN के सामने हवाले कर दे। फिर अपनी जो क्षमताएं हैं उनकी किसी भी देश की, और ये सिर्फ ईरान की बात नहीं है, वो क्षमताएं वो 3% तक लाने के लिए ओपनली स्टेटमेंट दे चुके हैं। आज भी वो ये कह रहे हैं। आप मुझे ये बताइए कि ईरान ने क्या इजराइल के ऊपर हमला किया था? क्या ईरान ने कभी भी ये कहा है कि हम आयतुल्लाह उनके हेड ऑफ द स्टेट को मार देंगे? क्या कभी भी, जैसे ट्रम्प साहब कह रहे हैं ना कि हम आयतुल्लाह खमीनी साहब को मार देंगे, क्या उन्होंने कभी भी ऐसा कहा है? इन सब प्रोवोकेशंस के बावजूद भी क्या ईरान ने, उनके पास क्षमताएं नहीं है क्या? सारे के सारे उनकी पर ईरान अस्पतालों को तो निशाना बना रहा है ना। देखिए नहीं, बिल्कुल नहीं बनाया, अभी तक नहीं बनाया। आगे क्या होगा मैं कह नहीं सकता। ईरान ने साइंटिस्ट मारने की उनके पास भी पावर थी, लेकिन उन्होंने लोग नहीं मारे, उनकी संस्था को, बिल्डिंग को गिराया, नुकसान किया उनकी साइंटिफिक टेक्नोलॉजी का, लेकिन आदमियों को, हेड ऑफ द जो उनके साइंटिस्ट थे, नहीं मारा। मोसाद में चाहते तो वो मोसाद के चीफ को भी मार सकते थे ना, नहीं मारा। तो ये कंपेयर हमें करना पड़ेगा। और धोखाधड़ी से तो बिल्कुल नहीं मार नहीं पा रहा या मारना नहीं चाहता। नहीं, देखिए अभी जो निकल के सामने आ रहा है, आयरन डोम तो खत्म ही हो चुका है। बिल्कुल यही कहा जा रहा था ना, जो इजरायली वहां से छोड़ के जा क्यों रहे। सबसे बड़े इस वक्त जो यहूदी कम्युनिटी के लोग हैं ना, जो ज़ायनिस्ट नहीं है, वो अपने आप को सबसे बड़ा धोखे में महसूस कर रहे हैं। क्योंकि वहां जाने की पहली गारंटी क्या थी कि आप, ये घर है फिलिस्तीनियों के, ये जैतून के बाग हैं, ये आपके, आप जाओ मार पीट के ले लो और हम आपके साथ खड़े, आप आराम से रहोगे। आयरन डोम है, ईरान का एक छोटे से छोटा मिसाइल भी अंदर आ ही नहीं सकता। तो ये धोखाधड़ी तो उनके साथ हुई है ना, तो वो छोड़ के जाना चाहते हैं और ईरान उन्हें रास्ता दे रहा है। ईरान भारत के लिए भी, देखो इजराइल से अभी जहाजों की इजाजत नहीं है इंडिया में। ईरान ने इस मुश्किल हालात में भी, जबकि इंडिया ने, मोदी जी का स्टैंड ईरान के लिए कोई समय अच्छा नहीं है और ये देश के लिए बड़ा नुकसान कर रहे हैं मोदी जी। हमारी आर्थिक सुरक्षा के लिए, हमारी सामरिक जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट होते हैं, उसको अडानी साहब के लिए सिर्फ और सिर्फ अडानी साहब का हाइफा में जो इंटरेस्ट है, उसकी वजह से मोदी जी देश का नुकसान कर रहे हैं। जैसे सरेंडर की बात मान के उन्होंने, जो सरेंडर उन्हें कहा जाता है, उन्होंने युद्ध विराम जो किया ना, वो भारत का कितना बड़ा नुकसान किया अडानी जी की वजह से। तो लेकिन ईरान ने आज भी हमारे देश के नागरिकों को वहां सुरक्षित रखा हुआ है। इजरायली वहां पे लात मार रहे हैं भारतीयों को, वो बंकर्स में घुसने नहीं दे रहे भारतीयों को, फिर भी अडानी जी की वजह से मोदी उन्हीं का साथ दे रहे हैं। तो ईरान और इजराइल के कैरेक्टर में हमें हमेशा कंपैरिजन करना जरूरी है। आज भी अगर, अभी तक तो ये कहा जा रहा है ना, उन्होंने अपने एक्चुअल हथियार अभी तक इस्तेमाल ही नहीं किए। अभी एक जो लेटेस्ट हथियार है, उन्होंने उनका 1-1, 2-2 करके उन्होंने शुरू किए हैं। हर वो मिथ जो इजराइल ने बनाई थी ना झूठी, जैसे यहाँ पे 2 करोड़ नौकरियां 15 लाख की, वैसी मिथ बनाई थी ना कि आयरन डोम, तो आयरन डोम का फिर बहाना क्या दिया था ना देने का, कि वो इतने सारे बम एक साथ छोड़ देते हैं, जैसे कि मना है आयरन डोम को, मना है आयरन डोम हमारी 10 के साथ चलेगी, 11 कोई छोड़ेगा तो जी हम नहीं खेल रहे। लेकिन उसको भी ईरानी जो है फौज ने तोड़ा, अकेला सिर्फ 1 मिसाइल छोड़ा, वो भी रोकने के लायक नहीं है। तो ईरान अभी भी पूरी तरीके से जो इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से युद्ध कर रहा है। इजराइल
किसी भी इंटरनेशनल लॉ को नहीं फॉलो कर रहा। ज़ायनिस्ट इस दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन है, आरएसएस के बाद ज़ायनिस्ट ताकतें जो है, और बेंजामिन नेतन्याहू इस दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी हैं, वॉर क्रिमिनल हैं, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। फिलिस्तीन में आज के समय भी जो उनकी असल ताकत है ना, वो क्या है कि मजलूम यहाँ खड़े हैं, उनके ऊपर बम चला दें। और जब सामने से मुकाबला होगा तो मुझे अभी जो सबसे बड़ी जो आने वाले समय में अगर अमेरिका, तो क्या आप कहना चाह रहे हैं इजराइल कमजोर है? कमजोर नहीं कह रहा हूँ, कुछ है ही नहीं ईरान के सामने, ये कह रहा हूँ, कुछ नहीं है। तो फिर डरा क्यों पड़ा? पूरा मिडिल ईस्ट डरा हुआ क्यों हुआ? अमेरिका, हाँ। पूरी वेस्टर्न ताकतें हैं, आप समझिए। पाकिस्तान क्या भारत का सामना कर सकता है? वही हाल है ईरान के सामने जो भारत और पाकिस्तान की स्थिति है ना। भारत समझ लो आप ईरान है, पाकिस्तान समझ लो आप इजराइल है, और पाकिस्तान इजराइल से भारत के मुकाबले में, फिर भी कह रहा हूं आपको, भारत के सामने पाकिस्तान फिर भी कुछ ताकत रखता है। इजराइल ईरान के सामने 1 to 1 कुछ ताकत नहीं रखता। अगर इजराइल को अमेरिकन मदद बंद हो जाए तो ईरान की जरूरत ही नहीं है, हमास वाले उनकी फौज को हरा लेंगे, ये मैं क्लियरली बता रहा हूँ। हिजबुल्ला इजराइल की फौज को 1 हफ्ते के अंदर अंदर नेस्तो नाबूद कर देगा अगर अमेरिका बीच में से हट जाए। चलिए ठीक, धन्यवाद।